नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इसमनी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का तीसरा सवाल मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1.3 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहने के लिए इस तरीके का रेड कलर का बटन वीडियो के नीचे कहीं दिख रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन इससे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज के बाद मैं जितना भी वीडियो बनाया करूंगा, सारे के सारे वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा करूंगा। इससे क्या होगा कि आपका सारा का सारा पढ़ाई रिवीजन होते चलेगा और अगर आप क्वेश्चन का जवाब जानिएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब जरूर बताइएगा। इसीलिए अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का तीसरा सवाल। और वैसे तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन एक भाग में पूछा गया है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा कि आपको ये क्वेश्चन समझना और इसे बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मैं पहले क्वेश्चन को समझ लेता हूं, उसके बाद आगे जाकर मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। तो क्वेश्चन समझिए। पहले पार्ट में कहा जा रहा है चेक द रेशियो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। मतलब आपको सिंपली ये कहा जा रहा है कि आप चेक कीजिए कि आपका ये जो रेशियो है यह रेशियो डायमेंशनलेस है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में आपको पता होगा कि अगर मैं सेम क्वांटिटी को डिवाइड करता हूं, फॉर एग्जांपल मैंने दो डिस्टेंस को डिवाइड किया तो डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर रहेगा, दूसरे डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर रहेगा और दोनों दोनों कट कर मीटर मीटर कट कर वो क्वांटिटी डायमेंशन लेस हो जाएगा। मतलब फाइनली मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब दो सेम तरीके के क्वांटिटी को मैं डिवाइड करता हूं तो वह जो होता है क्वांटिटी आता है, रिजल्ट जो आता है वह डायमेंशन लेस होता है। मतलब कि अगर ये डायमेंशन लेस ये दोनों क्वांटिटी है, इसका मतलब ये दोनों जरूर किसी न किसी सेम ही तरीके के क्वांटिटी का रेशियो होगा। तो हम लोग चेक करना शुरू करते हैं कि ये क्वांटिटी किसका रेशियो है। लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन में आपको ये जान लेना पड़ेगा कि यहां पर जो E का वैल्यू है यह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। यहां पर E का वैल्यू है जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और Me है यह इलेक्ट्रॉन का मास है और Mp है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास है। यहां पर Mp है जो प्रोटॉन का मास है। तो आप लोगों को पता है या मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया है, आप लोगों को समझा दिया है कि अगर मैं दो चार्जेस को कुछ दूरी पे रखता हूं तो उसके बीच लगने वाला फोर्स K Q1 Q2 y r स्क्वायर होता है। उसी चीज को मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। मैं पहला का सॉल्यूशन देखता हूं। देखिए क्या कीजिए कि आप अपने मन से एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को सेम डिस्टेंस r पे रख दीजिए। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है यह E के बराबर होता है और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है यह भी E के बराबर होता है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलूं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूं, तो हम लोग को सबको पता है कि दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वह होता है K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो यहां K तो K है, Q1 की वैल्यू E है और Q2 की भी वैल्यू E है, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। मतलब कि Ke स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहां पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बीच फोर्स लग रहा है वो Ke स्क्वायर बाई आर स्क्वायर है। लेकिन आपको यही पता होगा कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कुछ दूरी पर रखूं तो इसके मास के कारण इन दोनों के बीच एक तरीका का और फोर्स लगेगा और वो फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं क्या करता हूं कि ये दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू निकालता हूं। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू निकालूंगा, एफ ग्रेविटेशनल, तो आप लोग अगर इलेक्ट्रो पढ़े ग्रेविटेशनल तो आपको पता होगा कि दो मास बॉडी के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मास के कारण वो होता है Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, कुछ ना कुछ प्रोटॉन का भी मास होता है, तो इन दोनों के मास के कारण दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, वो होगा Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर। G की वैल्यू तो G है, यहां पर m1 की वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 की वैल्यू है मास ऑफ प्रोटॉन,
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मतलब अगर हम देखें तो ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, और ये जो नीचे का क्वांटिटी है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैं एक सेकंड के लिए इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, मतलब कि दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालता हूं। तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स आया के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स आया जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहां से आर स्क्वायर कैंसिल होगा और ये क्वांटिटी आ जाएगी के ई स्क्वायर बाई जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहां से आप क्लियर देख सकते हैं कि जिस क्वांटिटी के बारे में हमें पूछा जा रहा था ये डायमेंशन लेस है या नहीं, वही वाला क्वांटिटी ये है। मतलब कि दोनों के दोनों क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। अब हम इस क्वांटिटी के बारे में बात करें जिसके बारे में पूछा रहा था डायमेंशन लेस है कि नहीं, तो हम जरा देखिए कि ये क्वांटिटी है क्या। तो हम लोग यहां देखेंगे ये क्वांटिटी दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। मतलब ये जो क्वांटिटी है ये दोनों किसी न किसी तरीके से फोर्स का ही रेशियो है। तो आपको पता होगा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, यहां भी फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो न्यूटन बाय न्यूटन कैंसिल होके ये क्वांटिटी फाइनली क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, इसलिए यह क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगा। मैं लिखता हूं सिंस के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन is the ratio between electric force and gravitational force, electric force and gravitational force, GRAVIT, electric force and gravitational force between electron and proton. So this quantity is dimensionless. So this quantity is dimensionless. This quantity is dimensionless. मतलब कि ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो गया। मैं फिर से एक बार समझा दूं, जिस क्वांटिटी के बारे में चेक करने के लिए बोल रहा है कि डायमेंशनलेस है या नहीं, तो हम लोगों ने देखा कि ये जो क्वांटिटी है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। मतलब कि यह क्वांटिटी किसी न किसी तरीका से फोर्स का ही रेशियो है, और अगर मैं दो फोर्स का रेशियो निकालूंगा तो दोनों का यूनिट सेम होने के कारण यूनिट कैंसिल हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है मतलब कि ये जो क्वांटिटी है ये फाइनली आपको डायमेंशन लेस आ जाएगा। ये फाइनली आपको डायमेंशन लेस आ जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल का। इस क्वेश्चन में जो दूसरा सवाल है, मतलब कि जो एनसीईआरटी में एक ही सवाल है लेकिन मैंने इसे दो पार्ट में बांटा है। इस सवाल में कहा जा रहा है कि आप फिजिकल कांस्टेंट के टेबल को देखकर इसका वैल्यू निकालिए। मतलब फिजिकल कांस्टेंट को टेबल को देखकर इसका वैल्यू निकालिए। तो सबको पता, हम लोगों को पता है कि जो के की वैल्यू होती है, अगर आप नहीं जानते हैं फिजिकल कांस्टेंट का टेबल देख लीजिए। यहाँ पे के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ एसआई यूनिट में। ई जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू ये होता है। अगर मैं जी का वैल्यू देखूं तो इसका वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻⁻11, और यहां पे अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो होती है 9.1 × 10⁻31 kg, और अगर मैं मास ऑफ प्रोटॉन की बात करूं तो वो होता है 1.6 × 10⁻27 kg। हम क्या करेंगे, उस वैल्यू में सारे के सारे वैल्यू को पुट कर आंसर सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि यहां जो वैल्यू आ जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आ जाएगा वो ke² बाय जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। में सबका वैल्यू पुट कर रहा हूं। के की वैल्यू है 9 × 10⁻9, ई की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻⁻11, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31, इंटू जो प्रोटॉन का मास है वो 1.6 × 10⁻27। ये सारा का सारा वैल्यू एसआई यूनिट में पुट करने के बाद हम इसे काट छाट करेंगे।
जब आप इसे काट छाट कीजिएगा, ये काट छाट लंबा आप घर पे आराम से कर लीजिएगा बैठ के समय देकर। जब इसे आप कैंसिल कर दीजिएगा तो कैंसिल करने के बाद इसका वैल्यू जो अप्रोक्सीमेटली में आएगा वो आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻39। मतलब इस रेशियो का जो वैल्यू आया 2.4 इंटू 10⁻39, यही आपका सेकंड पार्ट का आंसर हुआ, जिसमें पूछा जा रहा था कि उस रेशियो का फिजिकल कांस्टेंट को यूज करके इसका वैल्यू निकालिए। मैंने इसका वैल्यू निकाल लिया। अब बात करते हैं तीसरे सवाल का। इसका जो तीसरा पार्ट है इस सवाल में, इस क्वेश्चन में जो तीसरा पार्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो रेशियो आ रहा है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये किस चीज को सिग्निफाई कर रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए अगर हम लोग देखेंगे ध्यान से तो ये रेशियो का वैल्यू आया 2.4 इंटू 10⁻39। और अगर आप लोग इसको पता होगा तो 10⁻39 काफी बड़ा 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 बहुत ही बड़ा यूनिट है। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो आया ये, और उसका जो वैल्यू आया 10⁻39, 2.4 इंटू 10⁻39, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा क्वांटिटी है। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों का रेशियो काफी 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 ज्यादा है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब दो क्वांटिटी का रेशियो बहुत ज्यादा आता है इसका मतलब ऊपर वाला क्वांटिटी बहुत ज्यादा होता है और इसके कंपेयर में नीचे वाला क्वांटिटी छोटा होता है। मतलब कि तीसरे सवाल का जो सिग्निफिकेंस का जवाब दे रहा था, इसका तीसरा सवाल का जो तीसरा पार्ट का जो आंसर हो गया, तीसरे पार्ट में पूछ रहा था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस यही हो गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। दो बॉडी के बीच लगने वाला, चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच काफी 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 ज्यादा हुआ। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे का पहला सवाल, आज का सवाल है व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, जिसे हिंदी में हम लोग संवेग भी बोलते हैं। मतलब कि आज का सवाल यह है कि संवेग क्या होता है, और यह वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, और अगर यह वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि किसी न किसी पढ़ने वाले के लिए यह वीडियो हेल्पफुल हो जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।